नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश में सरकार ने बल्कि आरबीआई ने इस बात पर मुहर लगा दी, इसको कंफर्म कर दिया है कि हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको लेकर आज बाकायदा आरबीआई ने अपनी जो ऑफ साइकिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी एक तय समय के बाद में, उसको तोड़ते हुए अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलान किए हैं। और इस ऐलान में आरबीआई ने अपनी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है, यानी 4.40% कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, महंगाई रोकने के लिए आमतौर पर इस तरह के बदलाव किए जाते हैं, क्या महंगाई पे सचमुच इसका असर पड़ेगा, क्या ये उपाय आरबीआई का काम आएगा, कब से ये डिमांड चली आ रही थी, कब से ये संभावना थी, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। फेसबुक पर है तो शेयर करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं अभी हाजिर हुआ। पहले रेपो रेट 4% होती थी, अब उसको आरबीआई ने 4.40% कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसको मतलब वैसे मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि दरअसल ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि महंगाई पे इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसमें सरकार की क्या गलती है, इस पर भी अपन बात करेंगे। तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो लोन आपके ऊपर ब्याज लगाता है। आरबीआई अगर लोन को बैंक को अगर पैसे देती है तो उस पे वो जो ब्याज लगाती है वो रेपो रेट। मतलब आप अगर बैंक से लेंगे तो आपको जो वो ब्याज लगाएगा, वो बैंक जो हमारे ऊपर ब्याज लगाता है, ऐसे ही बैंक के ऊपर आरबीआई जो ब्याज लगाता है वो है ये रेपो रेट। अब ये 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का मतलब है कि पहले ये 4% था, अब 4.40% हो गया। पहले 100 रुपये में 4 रुपये ब्याज था, अब 100 रुपये में 4 रुपये 40 पैसे हो गया। ऐसे समझिए। अब इसका जो पूरा गणित है वो गणित इस चीज़ से, एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। उसमें ये होता है कि जो पैसे एक्स्ट्रा बैंक के पास बच जाते हैं उनको मार्केट में अगर कोई नई ब्याज पे ले रहा है तो आरबीआई कहती है थोड़े कम ब्याज पे हमको दे दो, तो वो पैसा फिर आरबीआई के पास रखवा देती है बैंक अपना। उस पर उसको जो रेट मिलता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है आरबीआई ने। वो उस पर बदलाव करते तो और भी फ़र्क पड़ता, ये माना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है तब से ही ये माना जा रहा था कि भारत में भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और जब भारत में महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी ही पड़ेंगी। और हमारा आरबीआई आश्चर्यजनक तरीके से पिछले 2 महीने से, बल्कि 2.5-3 महीने से महंगाई, ये जो ब्याज महंगा करने को टालता चला जा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्याज महंगा होता है ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे मानिए कि मैं एक आम नागरिक हूँ, अगर मैं बैंक में गया और मुझे 7% की रेट पे अगर कार मिल रही है थोड़ा ठिठक जाऊँगा। 4% पे मिल रही है तो कहूँगा यार अभी ब्याज सही चल रहा है, रेट कम है, आओ मैं एक गाड़ी ख़रीद लूँ, और मैं झट से अपनी गाड़ी बुक कर दूँगा। तो क्या होगा, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी। तो जब ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी तो गाड़ियों की डिमांड बाज़ार में बढ़ जाएगी। और अर्थशास्त्र के नियम के हिसाब से जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज़ का दाम भी बढ़ने लगता है, और जिसकी चीज़ की डिमांड नहीं रहती है उसका दाम कम होने लगता है। ये अर्थशास्त्र का नियम है। दूसरे सरल तरीके से बताऊं कि आपके पास में अगर बहुत पैसा होगा, आपके पास में आपको बहुत सस्ते रेट में पैसा मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? उस पैसे से 1 किलो की जगह 2 किलो चीज़ खरीद लोगे। कोई बात नहीं, बहुत पैसे हैं बेटा, क्या चाहिए तेरे को, फला वाला फ़ोन चाहिए, ले ले। तो ऐसे करके बाज़ार में सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है अगर पैसा सस्ता होता है। तो ये जो नियम लेके आई है आरबीआई, इससे इसने पैसे को महंगा कर दिया है। इसने कहा कि अब बैंक को ही हम सब महंगा देंगे पैसा, तो बैंक को भी आगे लोगों को पैसा महंगा देना पड़ेगा। हालांकि बैंकों ने अपने लेवल पे बढ़ाना पहले ही शुरू कर दिया था। तो जब बैंक भी आगे महंगा देंगे
तो जनता को महंगा मिलेगा, जनता को महंगा मिलेगा तो जनता कम सामान खरीदेगी, कम सामान खरीदेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये तो हुआ जो अर्थशास्त्र के हिसाब से महंगाई घटती या कम होती है, या जिसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी से महंगाई का जो नियंत्रण होता है, ये वो हुआ जो सेंट्रल बैंक करता है, जो हमारे देश में, भारत के केस में आरबीआई सेंट्रल बैंक है। लेकिन भारत का मामला थोड़ा सा अलग है। भारत का मामला अलग ऐसे है कि हमारे यहाँ जो महंगाई है या सस्ताई है या जो चीज़ों के दाम हैं, वो सरकार की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उससे भी ज़्यादा सरकार के देश के आर्थिक मामलों में दखलंदाजी और दखल से तय होती है। देश के आर्थिक मामलों में सरकार का जो इंटरफीरेंस है उसके कारण महंगाई बढ़ती है, घटती है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे हमारे देश की सरकार टैक्सेशन के ज़रिए चीज़ों के दामों को नियंत्रित करती है, जो एक आदर्श स्थिति नहीं है किसी भी खुली अर्थव्यवस्था में कि बाज़ार के दामों को सरकार के नियमों से नियंत्रित किया जाए। लेकिन अगर आप पेट्रोल और डीजल पे अंधाधुंध ड्यूटी लगा देंगे तो उसका असर पूरे बाज़ार पे पड़ता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। अब आपको क्या लग रहा है कि जो ब्याज पे पैसा महंगा मिलेगा उसके कारण क्या पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाएगी? क्या कम हो सकती है? और जब इस तरह से खपत कम नहीं हो सकती तो महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? मुझे कमोडिटीज़ बता दीजिए जिन पे असर पड़ने वाला है। फाइनेंस महंगा होने से, फाइनेंस महंगा होने से असर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग नई कार खरीदने का फ़ैसला शायद टाल दें। कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोग होम लोन महंगा होने के कारण, फ़िलहाल ईएमआई ज़्यादा होने के कारण मकान खरीदने का फ़ैसला कुछ दिन के लिए टाल दें। और इन दोनों ही स्थितियों में आपके हिंदुस्तान का हाउसिंग सेक्टर, जो पहले से ही सीमेंट की महंगाई, लोहे की महंगाई, स्टील की महंगाई और आपके एल्युमिनियम की महंगाई और दूसरे रॉ मटेरियल की महंगाई के कारण पहले से ही परेशान है। अब उस हाउसिंग सेक्टर के ऊपर जब आपका ईएमआई, ये ब्याज बढ़ने का और प्रेशर पड़ेगा तो वो इंडस्ट्री पहले ही 5, 7, 10 साल से संघर्ष कर रही है। कई लोगों का पैसा डूब चुका है। जिन्होंने मकान खरीदे वो एक किश्त भी भर रहे हैं, उनको मकान भी नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ हो गया इस देश में, लेकिन उपभोक्ता परेशान है। उसने मकान बुक कर दिया, उसको मकान नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक उससे ईएमआई ले रहा है। तो ये जो दशाएं हैं हिंदुस्तान की, इनके ऊपर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बड़ा सवाल है। और जो फ़र्क पड़ेगा वो इससे पड़ेगा कि सरकार इस देश के मॉनिटरी मामलों में हस्तक्षेप बंद करे, जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। चुनाव आता है, पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी रोक देते हो आप। चुनाव चला जाता है, फिर बढ़ा देते हो। अगर चीज़ों के दाम इस सब चीज़ों से तय होंगे तो आरबीआई का ये रेपो रेट क्या बिगाड़ लेगा? 100 रुपये में 4 रुपये नहीं, 4 रुपये 40 पैसे ब्याज सही। और दूसरा नुकसान ये होगा कि आप जब ये कहते हो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फलां चीज़, ये चीज़, तो जो इंडस्ट्रीज़ नया आ रहा है, जो उद्योगपति नया नया उद्योग लगाने आ रहा है, जो फैक्ट्री लगा रहा है, जो अपना काम करना चाहता है, उसको ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिलेगा। ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिलेगा तो ज़्यादा महंगी चीज़ बेचेगा। और जो कमोडिटी असेंशियल है उसके दाम आप कैसे बढ़ने से रोकोगे? सब कुछ तो महंगा हुआ जा रहा है इस देश में। आपको क्या लग रहा है साबुन की डिमांड कम हो जाएगी और साबुन सस्ता हो जाएगा इससे? आपको क्या लग रहा है कि जो पैकेट छोटे कर दिए हैं सारी चीज़ों के, टूथपेस्ट कम आने लग गया है, साबुन कम आने लग गया है, माचिस की तीलियाँ कम हो गई हैं, बिस्किट कम होने लग गए बिस्किट के पैकेट में, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से बढ़ जाएंगी? नहीं बढ़ेंगी। बल्कि दिक्कत दूसरी ये होने वाली है कि जो इन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन है वो महंगा हो जाएगा और महंगा होने के कारण दिक्कतें दूसरी बढ़ जाएंगी। अगर आप एक तो चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए, दूसरी तरफ चीज़ों को महंगा करके आप सोच रहे हैं इनकी डिमांड कम हो जाए, उससे महंगाई कम हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ये सब फार्मूले वहाँ चलते हैं जहाँ पे समाज और जहाँ का सिस्टम, जहाँ की सरकार आर्थिक नीति को स्वतंत्र रखती है अपने हस्तक्षेपों से। अभी तो आप हर रोज़ जीएसटी बढ़ाते रहते हो, आने वाले समय में फिर आप जीएसटी बढ़ाने वाले हो। डिमांड तो पहले ही कम हुई पड़ी है चीज़ों की, लोगों का सामान बन रहा है, बिक नहीं रहा है। अब जीएसटी जून में जाके क्या होने वाला है? जून में ये होने वाला है कि जो सभी राज्य हैं भारत के,
उन राज्यों को सरकार 14% मिनिमम जीएसटी की गारंटी देती थी, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में आने को तैयार हुए थे। तो कहा अगर आपको जीएसटी का कलेक्शन 14% से कम होगा तो भरपाई केंद्र करेगा। अब जून से वो नियम खत्म हो रहा है, तो राज्य कहेंगे हमको तो घाटा होने वाला है भाई, आप जीएसटी में भरपाई करो। तो खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे जीएसटी बढ़ा दी जाएगी। जब ऐसे बात बात में आप टैक्स बढ़ाओगे, आपके यहाँ तेल पे भी इतना सारा टैक्स, उस पर भी सेस भी, ये सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद में आप सोचते हो कि ये क्या हो जाएगा। ये कोई आप ऐसा थोड़ी है कि जो है वो बैल की पूँछ काट दोगे तो उसका वज़न कम हो जाएगा, उतना भी वज़न कम नहीं होगा। जो भी है, अब ये इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो फाइनेंशियल सेक्टर पे पड़ेगा, बैंकों पे पड़ेगा। बैंकों का ब्याज बढ़ जाएगा तो हो सकता है उनकी थोड़ी आमदनी ज़्यादा हो जाए, लेकिन उनके ग्राहक भी कम हो जाएंगे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इससे ये ज़रूर समझा जा सकता है कि महंगाई का दबाव हमारे देश की सरकार पर है। सरकार मान रही है कि महंगाई बेकाबू हो रही है और सरकार अब महंगाई को काबू करने के लिए इस सच को स्वीकार कर रही है और कदम उठा रही है। लेकिन ये कदम उठाने से नहीं होगा। अगर महंगाई भारत में सचमुच काबू करनी है तो सरकार को टैक्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आता है टैक्स से, ये डिमांड सप्लाई का जो गैप है, मुद्रा की सप्लाई बढ़ा दोगे तो उससे चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, और ये सब चीज़ें जो करते हो, ये फार्मूले यहाँ लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा है, टैक्स का हस्तक्षेप इतना है अर्थव्यवस्था में कि आपके इस तरह के नियमों का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर हो जाए, कुछ महंगाई काबू हो जाए, कहीं जाके महंगाई काबू हो जाए, कुछ असर पड़े। हो सकता है शक्तिकांत दास जी जो हैं, अब खैर जो भी है, वो उनका पूरा जीवन का बैकग्राउंड जो है वो अर्थशास्त्री का नहीं है, अधिकारी रहे हैं बहुत बड़े, लेकिन उनको बनाया मोदी सरकार ने। जो भी है, ये अलग तरह की टिप्पणी है। उम्मीद करते हैं कि इस नीति से शायद कुछ महंगाई कम हो जाए। भगवान करे ये जो चाह रहे हैं वही हो जाए, देश को राहत मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।